अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज आखिरी डबल हेडर मैच होगा और आज ही चौथी टीम का फैसला होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। गो के इस्लामाबाद का चांस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोयटा का चांस है मगर काफ़ी स्लिम है। कोयटा को अगर इस प्लेऑफ के लिए जगह बनानी है तो इसे तकरीबन 90 या 100 रन से कराची को हराना होगा, जबकि इस्लामाबाद भी अगर इतने ही रन से हारे तो फिर जो है कोयटा का चांस बन सकता है। तो तकरीबन नामुमकिन है, T20 में 100 रन से कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। और इस्लामाबाद की टीम गो के अभी मुश्किलात का शिकार है और बहुत सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये मुश्किल है। कोयटा आज अपने पहले मैच में कराची किंग्स से टकराएगी, जबकि मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इन दोनों मैचेस के बाद प्लेऑफ में कौन सी टीम किससे टकराएगी, एलिमिनेटर में कौन सी टीम किससे टकराएगी, इसका भी फैसला हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि मुल्तान सुल्तान तो टॉप पर है, लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो पहली मरतबा सेकंड पर फिनिश करेगी और क्वालिफायर दोनों टीमों के दरमियान होगा। तो कल जो मैच हुआ लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की, इस्लामाबाद की टीम जीत कर क्वालिफाई कर सकती थी पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ में, लेकिन उसे शिकस्त से दोचार होना पड़ा। कल के मैच के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आके प्रोग्राम में गेस्ट का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। बिल्कुल, राशिद खान जाते जाते भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके गए हैं। आजम खान को कल उन्होंने अहम विकेट हासिल की। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मुनीर साहब, वेलकम टू द शो। और इस्लामाबाद के पास बहुत अच्छा मौका था कल के वो मैच जीत कर क्वालिफाई कर जाते, लेकिन आज उन्होंने आज का दिन जो संडे है उसे सनसनीखेज बना के रखा हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद के इश्यूज भी तो बहुत सारे हैं ना। शादाब का आपको पता है कि अनफिट होना वो बहुत बड़ा उनके लिए धचका है। फिर पॉल स्टिलिंग चले गए, एलिक सेल चले गए, कॉलिन मुनरो अनफिट हैं, आज रहमानुल्लाह गुरबाज भी नहीं होंगे, तो परेशानी तो उनके लिए बहरहाल अपनी जगह है। लेकिन अभी भी उनके पास प्लेयर हैं, आजम खान है, आसिफ अली हैं, फ़हीम अशरफ है, दीगर प्लेयर हैं, तो कोई इतने बड़े मार्जिन से हारते हुए तो नज़र नहीं आ रही है अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स। लेकिन जो चार टीमें टॉप पे नज़र आ रही है ना, लग ये रहा कि चार टीमें पहुंच जाएंगी और मुल्तान और लाहौर जो हैं वो टॉप 2 में होंगी। क्वालिफायर इन्हीं दोनों के दरमियान होगा। ये बहुत मुश्किल है कि इस्लामाबाद इतने मार्जिन से हारे, फिर कोयटा इतने मार्जिन से जीते, कराची भी एक मैच जीत चुका है, कराची को 100 रन से हारने वाला है नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है, ऑल्दो यू नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन लग यही रहा है कि लाहौर की टीम पहली मरतबा टॉप 2 में पहुंचेगी। लाहौर ने 2 साल पहले फाइनल खेला था, लेकिन वो तीसरी पोजीशन पे थी पॉइंट्स टेबल पर, पहली मरतबा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लाहौर के लिए। पेशावर के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि पेशावर हर मरतबा प्लेऑफ से क्वालिफाई कर रहा है, तमाम सीज़न में इस मरतबे भी उसने किया। कराची की टीम पहली मरतबा प्लेऑफ से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ये कराची के लिए लम्हा फिक्रिया है, तमाम सीज़न में थी, नहीं कर सकी। और कोयटा की टीम लगातार तीसरी मरतबा प्लेऑफ से बाहर हुई, पिछले 3 साल से कंटिन्यू प्लेऑफ। लम्हा फिक्रिया, मैं इसी बात पे आ रहा था, लम्हा फिक्रिया तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए है जो कि मुसलसल तीसरी मरतबा प्लेऑफ से बाहर हो रही है। और जब से लीग पाकिस्तान आई है उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी वो यूएई में परफॉर्म किया करते थे। 2016, 17, 18, 19, 20 सब उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन जब लीग 3 साल से पाकिस्तान में इसके मैचेस हो रहे हैं और मुकम्मल भी यहाँ पर हुई है, तो जब से कोयटा की परफॉर्मेंस बहुत डाउन नजर आ रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बात नहीं है जो फ्रंट से लीड करने वाली बात थी, या जब से कप्तानी से हटाया गया था सरफराज को, उसके बाद भी कुछ इशूज थे। हालांकि 2019 का फाइनल इन्होंने जीता था कराची में ही, मोहम्मद हसनैन फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके बाद से जो सवाल है तो वो चीज़ लगातार 3 साल आपका प्लेऑफ में नहीं पहुंचना, ये इशू तो है, क्योंकि टॉप की टीम थी। कोयटा हमेशा से बहुत अच्छी रही है, टाइटल भी जीता है, फाइनल भी खेला है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इनको थिंक टैंक को सोचना करना पड़ेगा उनको अगले साल। नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़े से ड्राफ्टिंग में भी खिलाड़ियों को देखना होगा, वो बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और अगर चाहते कोयटा ग्लैडिएटर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो उनका मैच था, उस वक्त तक उनका रन रेट पॉजिटिव में था। जब मुल्तान सुल्तान से उन्होंने 117 या 18 रन से 117 रन से शिकस्त हुई, उसके बाद उनका रन रेट माइनस में हुआ और अब आज उनको ये सूरत हाल दरपेश है कि उन्हें 90 रन से मैच जीतना होगा और फिर इस्लामाबाद भी 90 रन से हारे। तो ये कैलकुलेशन, भले आप मैच ना जीतते वहाँ पे मुल्तान से, लेकिन आपको जहन में ये बात होनी चाहिए थी कि हमने जितना मिनिमाइज हो सकता है इस डिफीट को उतना मिनिमाइज करें, ताकि अगले मैच में अगर आपका चांस बनता भी है तो इतना बड़ा मार्जिन ना हो कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था कि पाकिस्तान को शायद 485 रन से मैच जीतना था। तो ये कैलकुलेशन आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। जी बिल्कुल, देखिए मुल्तान की टीम को भी तो आप देखें ना, रिजवान और शान मसूद 300 प्लस की पार्टनरशिप कर चुके हैं, 100 या 100 प्लस की इसी सीज़न में।
दोनों टॉप 3 में हैं। शान मसूद सेकंड पोजीशन पर ज़्यादा रन बनाने में और रिजवान जो है वो तीसरी पोजीशन पे हैं। तो दोनों ओपनर्स प्लस राइली रोसो ने जो इनिंग्स खेल दी उसमें 26 गेंदों पे 71, सेकंड हाईएस्ट स्कोर। बहुत गंदी बॉलिंग थी उसकी। हाँ, कोयटा में नो डाउट कोयटा को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सबसे कम पिटाई इरफान की हुई थी, लेकिन इरफान भी इतने जज्बाती हो गए, 2 बीमर कर दिए, हटाना पड़ा। जब आप लीग के 2 बेहतरीन प्लेयर्स के सामने उतरे मैदान में और उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, इंपॉर्टेंट मैच था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। फिर आप अपने बेस्ट बॉलर को बचा के रखें और जो आउट ऑफ फॉर्म बॉलर हैं सुहेल तनवीर, उनसे आप अटैक करवा रहे हैं उन बैट्समैनों के सामने जो लीग में टॉप परफॉर्मर है। आपने नसीम शाह को बचा के क्या किया बाद में? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। अगर कोयटा में कोई परफॉर्मेंस नजर आई है हमें किसी बॉलर की तो नसीम शाह है, कि जो हमें एक तरह का रिवाइवल हम देख रहे हैं नसीम शाह में, क्योंकि इंटरनेशनल तो नहीं खेल रहे थे बहुत अरसे से, तो उस हिसाब से तो आपने बिल्कुल सही कहा। सुहेल तनवीर T20 में तजर्बा है यार, इतनी सारी उनकी विकटें, 350 विकटें, सब कुछ, सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेले इन्होंने, लेकिन लगता है कि अब बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है। और जिस तरह शॉर्ट पिच कर रहे हैं, उनकी गेंद, हालांकि वो उनका वाला वेवर्ड बॉलिंग एक्शन है, उनको समझना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब लगता है कि बैट्समैन समझ गए हैं जो बैटर्स हैं हमारे, और अब कोई मुश्किल नहीं होगी। आखिरी साल होगा मुझे लगता है सुहेल तनवीर का पाकिस्तान सुपर लीग में, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे इमरान अकमल हैं और भी हमने प्लेयर देखे हैं जिनका हमें लग रहा है कि शायद बिल्कुल काफ़ी खिलाड़ियों का आखिरी सीजन हो सकता है जिसमें कामरान अकमल की जगह जो मोहम्मद हारिस आए उन्होंने भी उनकी जगह ली है। फिर सुहेल तनवीर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो कल भी मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और लाहौर की 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रॉक्स और फ़खर जमान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। फूट पांडा बाउंड्रीज में दोनों की बाउंड्रीज देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कल पहले लाहौर के बैट्समैनों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, फिर बॉलर्स ने भी जीत में अपना अपना हिस्सा डाला। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में हैरी ब्रॉक ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, वो देखते हैं और फिर वापस आएंगे। बिल्कुल, और लाहौर कलंदर्स की टीम पहली मरतबा ऐसा होगा कि टॉप 2 में फिनिश करेगी, और लग यूँ ही रहा है अभी तक। और क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ होगा उनका। एक अच्छा टर्न अराउंड है इनके लिए, जो कि गुज़िश्ता 6 सीज़न में इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। एक फाइनल ये लोग ज़रूर खेले हैं, सबसे ज़्यादा प्लेऑफ से बाहर भी हुए, तो एक अच्छा टर्न अराउंड है। कैप्टन उन्होंने चेंज किया इस साल, फिर बॉलिंग यूनिट जो है वो एक ज़बरदस्त बनाया उन्होंने। फ़खर जमान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट नज़र आ रहा है, जो कि मुल्तान सुल्तान भी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है, लेकिन उनको हराने के लिए अगर किसी टीम का नाम लिया जाए तो वो लाहौर कलंदर्स ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुल्तान के साथ अगर किसी टीम का हम कंपैरिजन करते हैं सख्त मुकाबले के लिए तो लाहौर ही नज़र आती है। लाहौर का उसमें कोई डाउट नहीं है कि लाहौर की बॉलिंग सबसे मजबूत बॉलिंग लाइन है इस पूरी PSL में जितनी भी टीमें। लेकिन हाँ, राशिद खान ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है ना, ये बहुत बड़े बॉलर हैं। आप यकीन करें T20 में शायद इनसे अच्छा स्पिनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ T20 अगर कभी बाद में हम देखेंगे, इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में कंटेन करते हैं, विकटें लेते हैं, 14 विकटें यहाँ भी ले गए हैं, सही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिस करेगी लाहौर उनको। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आती है ना, वो फ़खर जमान का कंसिस्टेंसी नज़र आती है। देखिए, फ़खर जमान एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, वो सिर्फ 34 रन दूर है बाबर आजम के 554 रन के रिकॉर्ड से, जो किसी भी सीज़न में किसी भी बैटर का सबसे ज़्यादा स्कोर एक सीज़न का। 3 मैचेस कम से कम लाहौर के पास हैं, तो आई होप सो कि वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। 1 सेंचुरी और 6 50 एक साथ कभी किसी ने नहीं बनाई है किसी पिछले सीजन में। वो अब तक 6 50 और 1 सेंचुरी बना चुके हैं। बाबर आजम की 7 50 थी, तो वो भी मेरा ख्याल है 7 50 की सिर्फ बात करें तो वो रिकॉर्ड भी बहुत। कल उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न भी है लाहौर के लिए कि फ़खर जमान आउट हुए तो एक मैच में कोलैप्स कर गई बैटिंग, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ओपनिंग ही चेंज कर दी। फिल सॉल्ट को शायद उन्होंने ओपनिंग के लिए आजमाया, हालांकि अब्दुल्ला शफीक बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन फ़खर जमान के साथ आगाज़ अच्छा दे रहे थे, जो कि एक आपको ज़रूरत होती है पावर प्ले के अंदर। वो अपना रोल जो है वो निभा रहे थे। तो इतने अहम मैचेस से पहले, जो कि अब क्वालिफायर शुरू होने वाले हैं, ओपनिंग चेंज करनी चाहिए थी इनको। देखिए, उन्होंने कल एक और तब्दीली की थी, एक्स कैप्टन सोहेल अख्तर को खिलाया था। तो सोहेल अख्तर के पहले हम समझ रहे थे कि शायद ये ओपन करेंगे, जो बातें हो रही थी, लेकिन फिर हमने देखा फिल सॉल्ट चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले, नहीं चल सके थे। इसलिए जब 12 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए, उसमें हफीज़ का रन आउट भी है ना, तो वहाँ से लड़खड़ाहट हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि दोबारा कहीं ना हो। लेकिन फ़खर ने उस वक्त संभाला। वो जो 100 की पार्टनरशिप थी 4th विकेट की, फ़खर की और हैरी ब्रूक की, वही पार्टनरशिप ऐसी थी कि जिसने एक राह हमवार की, और उसके बाद तो फिर हैरी ब्रूक ने तो हरिकेन इनिंग्स खेली है ज़बरदस्त किस्म की, और जितनी उसकी फ्लॉलेस इनिंग्स, 10 चौके 5 छक्के,
और हफीज़ का आपने नाम लिया, हफीज़ की परफॉर्मेंस इतनी अब तो नहीं रही इस पाकिस्तान सुपर लीग में, और गो के उनके टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ज़्यादा ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ। मोहम्मद हफीज़ की परफॉर्मेंस भी मायूस कुन रही है। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कल एक अफसोसनाक डेवलपमेंट सामने आई जेम्स फोकनर की जानिब से, जो कि उन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान सुपर लीग पे। उनके हमवतन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पर खेल रहे हैं और किसी खिलाड़ी को कोई मसला नहीं है। कल राशिद खान को एक ज़बरदस्त फेयरवेल देकर यहाँ से रुखसत किया गया। इंग्लिश क्रिकेटर यहाँ पर मौजूद हैं, किसी को कोई आज तक पेमेंट की कोई कम से कम कोई शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई है। जेम्स फोकनर अपनी जो नालायकियाँ हैं उन्हें छुपाने के लिए आज जो खबर सामने आई कि उन्होंने अपने एजेंट को भी मुअत्तल कर दिया है, और वो अब पीसीबी के बाद जो है वो अपने एजेंट पर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं। मुनीर साहब, बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या। पहली बात तो ये कि सिचुएशन गलत क्रिएट हुई, मतलब झूठ बोला जेम्स फोकनर ने, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि ये सिचुएशन बाहर ही ना आती, अंदर ही कुछ ना कुछ करके मामलात को सुलझा लिया जाता। देखिए, इसमें गलती जो है ना वो 100% जेम्स फोकनर की नज़र आ रही है। इस तरह से आप रैश हो गए कि आपने हेलमेट उठा के शैंडलियर को तोड़ दिया, चीख रहे हैं, एयरपोर्ट गए तो वहाँ पे भी आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या जहनी उनकी हालत थी या क्या किया, क्योंकि यहाँ कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पीसीबी के एंड से। देखिए, मैं एक चैनल पर सुन रहा था यूनुस खान को। यूनुस खान बड़ा ब्लंट है, उन्होंने भी वाज़ेह तौर से ये कहा है कि कभी पीसीबी की तरफ से पीएसएल में कभी खिलाड़ियों को पेमेंट की कोई प्रॉब्लम। 70% पहले दे दिया जाता है, 30% बाद में देते हैं। 70% इनके जो भी एजेंट ने अकाउंट नंबर लिखवाया था उसमें ट्रांसफर हो गया था। अब उस एजेंट पे गुस्सा उतारना अपने ही किसी का, जब आप से आप बाहर हो जाते हैं ना तो उसका बाद में आपको फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे ख्याल यही चीज़ें हमेशा खेले हैं जेम्स फोकनर। अगर ऐसी कोई होता तो इनके अलावा और भी तो खिलाड़ी शिकायत कर सकते हैं ना। तो पीसीबी तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी कल जो बयान दिया वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से ऐसी चीज़ नहीं है। ये इन्हीं के एंड से एक इशू उठा और यही इसके कसूरवार करार पाए। बिल्कुल, और जेम्स फोकनर ने पहली मरतबा ऐसा नहीं किया है। उनका माजी इस किस्म के वाक़यात से जो है वो भरा पड़ा है। उनके माजी के हवाले से किस किस लीग में वो क्या क्या ऐसे गुल खिला चुके हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आखिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। बिल्कुल, माजी आपने देखा जेम्स फोकनर का। मुनीर साहब, इस किस्म का खिलाड़ी जिसका तनाज़ात से भरा हो माजी, लगता यही है कि उन्हें ड्राफ्ट में शामिल किया गया था, लेकिन क्या शामिल करना चाहिए था? क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनको खिलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, या फिर कोई गारंटी जो है वो लेनी चाहिए? क्योंकि आप देखें, कुछ भी हो, लीग के साख को इससे ज़रूर नुकसान पहुंचा है। इंडियन मीडिया जो है वो इस पर बड़ी बातें कर रहा है, और हकाइक के मुनाफी जो है वो बातें आप भी देख रहे होंगे, और दूसरी साइड को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ जेम्स फोकनर का मौक़िफ़ ही उनके पास जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल है एक सबक भी है पीसीबी के लिए कि मतनाज़ा क्रिकेटर्स को पाकिस्तान सुपर लीग से दूर ही रखा जाए। असल में इमरान, इससे पहले कभी इस किस्म में कोई तनाज़ा हुआ नहीं ना, तो शायद इसकी वजह से। लेकिन खुद फोकनर देखें, एक तो फोकनर का फॉर्म डिटोरिएट है, उनके ऑलरेडी क्रिकेट ख़त्म पे है, ऊपर से इस तरह के तनाज़े में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि अब कोई भी लीग जो है उनको शामिल नहीं करेगी क्लियरली। और अगर इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो उनको तो पता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है। कोई भी आपको मिलेगी तो वो अपने एंगल से दिखाएंगे, आपके एंगल से तो वो दिखाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियरली है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी से देखें इसको ट्रांसपेरेंटली, तो कहीं कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, किसी ने कुछ मना ही नहीं किया। आपके एजेंट ने जो अकाउंट नंबर लिखवाया उसमें पैसे ट्रांसफर हो गए, 30% मैच के बाद आप पीएसएल के बाद मिलने थे सबको। इस तरह से तो हर कोई तनाज़ा खड़ा कर सकता है ना। और ये तनाज़े का तरीका नहीं होता कि आप शोर शराबा करें, आप हेलमेट उठा के फेंक दें, आप नाराज़गी का इज़हार करें, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो भी आपका गुस्से का वही आलम है। तो ये चीज़ें चलती नहीं है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताहयात पाबंदी लगा दी। अब कभी वो पीएसएल में तो खैर अब ड्राफ्ट में उनको शामिल ही नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है और भी अगर कोई फ्रेंचाइज उनको लेने का सोचेगी ना, 100 मरतबा सोचेगी कि इनको शामिल किया जाए या नहीं। टॉस के मौके पर जब सरफराज अहमद आए गुज़िश्ता मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि जब टीम चेंजेस उनसे पूछी गई, उन्होंने कहा हर मैच में जो है कोई एक खिलाड़ी विड्रॉ कर रहा है। तो समझ में नहीं आई किसने किया, क्योंकि हमने फिर पूरी लिस्ट देखी, उसमें जेसन रॉय भी थे, विल स्मिथ भी थे, और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो शामिल थे। जेम्स फोकनर उससे पहले वाला मैच खेले ही नहीं थे, तो इसलिए उन पर जहन भी नहीं गया। तो इसका मतलब उन्होंने मैच से पहले ही जो है वो मुल्तान सुल्तान को मना कर दिया था। अपनी
सिर्फ अपने आप को लेट डाउन नहीं किया, उन्होंने अपनी टीम को भी लेट डाउन किया, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट मैच था। अपनी कंट्री को भी लेट डाउन किया। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी बाकायदा शिकायत इसकी गई है। आप एज ए प्लेयर नहीं, एज ए शख्सियत भी तो आपकी एक शख्सियत होती है ना, आप किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह की आप वहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बताएं ना, यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिस पर उनको हम सपोर्ट करें? कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। आप या तो हम प्रूफ दें और अगर ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं होती हैं, आपने खुद शोर शराबा करके और चीख चिल्ला के इस चीज़ को मीडिया में हाईलाइट करने का मौका मिला, वो नहीं चीज़ें तो अंदर सेटल होती है। अगर कोई इश्यूज भी तो आप सेटल हो जाए। किसी खिलाड़ी का कभी 7वां PSL चल रहा है, कभी किसी खिलाड़ी का कोई इशू नहीं हुआ, तो फिर इनका कैसे हो सकता है? इट मीन्स के इनके एंड पर सारा है। अब किस हालत में थे ये, क्या इनकी जहनी हालत थी, हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ किया इसका नुकसान इनको खुद को होगा, किसी और को नहीं होगा। बिल्कुल, और 10 मरतबा सोचेगी अब कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट में इन्हें शामिल करते हुए कोई भी लीग, क्योंकि दुनिया भर में अब तो लीग हो रही है। कैरेबियन लीग, विटालिटी ब्लास्ट है, BPL चल रहा है और उनकी अपनी ये बिग बैश लीग है, तो अपना ही करियर जो है वो उन्होंने ख़राब किया है जेम्स फोकनर ने इस वाक़े के बाद। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और जेम्स फोकनर के मामले पर तफसीली हमने बातचीत की। अब से कुछ देर बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच का टॉस होने वाला है। दोनों ही टीमें चाहेंगी कि अच्छे नोट पर इस इवेंट का जो है इख्तिताम करें, क्योंकि क्वालिफाई में जाने के लिए बहुत ही कम चांस है कोयटा के पास। कराची की टीम तो ऑलरेडी आउट हो चुकी है और पहली मरतबा आउट हुई है। तो मुनीर साहब, दोनों टीमों के लिए एक मतलब सबक आमेज़ ये लीग साबित हुई है कि आपने ड्राफ्ट में मेहनत करनी है, स्ट्रेटजी अपनी पहले बनानी है। और बहुत अब देखें कोयटा की बॉलिंग अगर देखें और कराची की बैटिंग अगर देखें, तो शर्जील और बाबर को निकाल के, तो बहुत ही कोई मतलब मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है दोनों टीमों की। और बिग चेंजेस जिसे हम कहते हैं वो ज़रूरत होगी अगले साल इनको। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं, पोस्टमार्टम होना चाहिए दोनों टीमों का कि आखिर क्या वजह। कराची का तो होगा, देखिए कराची में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आई हैं, ड्राफ्ट में नज़र आ गई चीज़ें। कुछ कराची के इश्यूज भी हैं। अब जैसे मोहम्मद नबी जैसा बड़ा प्लेयर नहीं चल पाए, 129 रन टोटल उन्होंने 9 मैचेस में। ये नबी के शान नहीं है। बॉलिंग भी आप उनकी देख लें, बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर है, लेकिन कोई उनकी बॉलिंग से भी ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बाबर आजम ने अपने तौर से बैटिंग की, उनका स्ट्राइक रेट का इशू नज़र आया। शर्जील अपने जो करते हैं वो चल गए तो चल गए, वो उनका वही है। बाकी इमाद वसीम कराची लेग में बिल्कुल फीके नज़र आए हमें। लाहौर लेग शुरू हुआ तो इमाद वसीम थोड़ा बेहतर नज़र आए। इस तरह कोयटा की टीम भी जैसे नॉर पर डिपेंड करके 1-2 मैचेस तो उन्होंने जीते हैं। जेम्स भी नहीं चल रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से। विल स्मिथ ने एक तो अच्छी इनिंग खेली है, सरफराज एक मैच विनिंग उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन इश्यूज दोनों टीमों के बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं, जिसको बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है, वरना ये फिर ये सिलसिला ऐसे रुकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। कोयटा की अगर हम बात करें तो 3-4 ही खिलाड़ी ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि रिटेन हो सकते हैं। सरफराज हैं, उमर अकमल हैं, नसीम शाह हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी इनकी कोई खास, सरफराज तो कैप्टनसी की वजह से, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी नजर नहीं रही। बिल्कुल जो एक 50 है उनकी बिल्कुल, और 2-3 मैचेस में उनको मौका भी मिला, प्लेटफॉर्म मिला कि वहां से वो जितवा सकते थे। एक उनके जो बड़े यूजफुल ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज, उसका भी थोड़ा सा नुकसान हम कह सकते हैं। वो मिडिल ओवर्स में आगे बॉलिंग और फिर बैटिंग भी कर देते थे, थोड़ा सा सहारा मिल जाता था। अगर इसी तरह हम कराची की बात करें तो मुझे नहीं लगता शर्जील खान रिटेन हो पाएंगे अगले साल। बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा उनमें कमी नज़र आ रही है। बाबर आजम होंगे उसमें, कासिम अकरम में फैसल अकरम हो सकते हैं, और मीर हमजा को रिटेन नहीं कर सकते वो क्योंकि मतबादिल हैं। इमाद वसीम होंगे, मोहम्मद आमिर को शायद कर अगले साल मोहम्मद आमिर की किस तरह से दीगर लीग्स में वो खेलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ ऐसा नहीं है, उनको दूसरे प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बैट्समैन ले लिए या 1-2 बॉलर ले लिए, पूरी टीम को आपको देखना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैंने नोट की टीमों में, अगर आप एक कोई बड़ा नाम लेते हैं और वो फिर टूर्नामेंट के बीच में अवेलेबल होता है या एंड में अवेलेबल होता है या फिर शुरू में अवेलेबल होता है, इससे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है। इससे बेहतर मेरा ख्याल है ये चीज़ है कि आप एक एवरेज प्लेयर उठा लें जो कि इतना बड़ा नाम ना हो, लेकिन वो पूरे टूर्नामेंट के लिए आपको दस्तयाब हो, कि आपका कॉम्बिनेशन बार बार आपको तोड़ के ना बनाना पड़े। अब राशिद खान चले गए, एलेक्स हिल्स चले गए, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो चले गए, लीग पॉल स्टर्लिंग चले गए, तो फिर आपको दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसके बारे में भी ड्राफ्ट में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा टीम में। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, अब तो नेशनल ड्यूटीज़ भी आजकल चल रही हैं, फिर बबल फटीग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।
कोई टीम ये नहीं चाहती कि वो ऐसी टीम तश्कील दे, लेकिन इस दफ़ा कराची से गलतियाँ तो हुई हैं बॉस। ड्राफ्ट में देखो ना, नज़र आ रहा है। फिर इमाद वसीम को कप्तानी से हटा देना, बाबर को सही कप्तान बनाया है, वो आपकी नेशनल टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, उनकी कप्तानी का इशू नहीं था। लेकिन बहुत से मैचेस में हमने बाबर आजम को ही कसूरवार करार पाया कि वो इतने कम स्ट्राइक रेट से खेलते रहे कि बाद में फिर मौका नहीं मिला दीगर इनके पास टिम डेविड, रायली रोसो या खुजील शाह नहीं है कि जो रिजवान और शान मसूद की कम स्ट्राइक रेट को आगे कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनको बहुत देखनी होंगी। और आज जो ये पहला मैच है, आपको पता है कि उस मैच की बज़ाहिर अहमियत नहीं है अनलेस अनटिल कोयटा कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए। एक चीज़ और, जो टीमें परफॉर्म कर रही हैं, अगर हम मुल्तान को देखें, लाहौर को देखें, इनका जो कोर प्लेयर है वो लोकल है। आप शान मसूद को देख लें, आप खुशदिल को देख लें, रिजवान को देख लें, धानी को देख लें, लोकल प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। गो के टिम डेविड और रायली रोसो की कंट्रीब्यूशन बीच में आती रही हैं। इसी तरह लाहौर को देखें, फ़खर जमान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर शाहीन शाह, हारिस रऊफ है, जमान खान है। आपका लोकल स्ट्रांग होगा तो फिर आपके गैर मुल्की काम आएंगे। अगर आपके लोकल कोर प्लेयर ही अच्छा नहीं है, फिर आप कितने भी बड़े गैर मुल्की नाम शामिल कर लें, इतना फ़र्क नहीं डाल सकेंगे जिस तरह जेसन रॉय की आप मिसाल लें। बिल्कुल, आपने देखिए सही कहा, 3 से 4 प्लेयर आपको रखना पड़ते हैं, लेकिन मेन तो आपके जो कोर टीम है वो तो आपकी डोमेस्टिक के खिलाड़ी या आपकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बनती है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, शाहीन शाह अफरीदी ये परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग की बात करें बहुत अच्छी है। हारिस रऊफ भी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, जमान खान बहुत अच्छे बॉलर। लाहौर की अगर हम बात करें, बैटिंग में हफीज़ का थोड़ा सा एक इशू नजर आया, बाकी फ़खर ने बहुत सारी चीज़ों को छुपा दिया है। बिल्कुल मुनीर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। अच्छी परफॉर्मेंस दोनों मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की जानिब से जारी है। बेस्ट विशेस इन दोनों टीमों के लिए। क्वालिफायर्स में प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।